मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास सेवेंथ हिंदी की एक इम्पॉर्टेंट पोएम शाम एक किसान। बच्चों, ये जो पोएम है इसको लोग कभी समझ ही नहीं पाते अच्छे से। मतलब उनको ऊपर ऊपर से तो पता है कि हाँ, पहाड़ जो है उसको किसान की तरह देखा गया है, जो आकाश है उसको सर पे पगड़ी की तरह देखा गया है। उनको लगता है कि यही पूरी पोएम है। उनको लगता है यही हो रहा है पोएम में कि जो इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, इन्होंने ऐसे ही चित्रण किया है किसान का, बल्कि ये सच नहीं है। और बच्चे जो हैं इस पोएम से डरते भी हैं, जबकि ये पोएम सबसे छोटी पोएम है आपके पूरे कोर्स में। सिर्फ 2 पैराग्राफ, वो भी अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4-4 लाइनों की, है ना। सिर्फ 2 पैराग्राफ, 4 लाइनें तो नहीं है, 6-7 लाइनें हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि बहुत छोटी सी पोएम है, सिर्फ 2 पैराग्राफ की, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है बच्चों कि इस पोएम में बच्चे रूपक ही ढूंढते रह जाते हैं। रूपक अलंकार, जो कि एक अलंकार है, आपको पता होगा, जब किसी चीज की छवि किसी चीज में देखी जाती है ना। जब कंपैरिजन किया जाता है, टू द पॉइंट हम ऐसे कह सकते हैं, तो जब या मेन तौर पे, जैसे कि इस एग्जाम्पल में, इस पोएम में जो पहाड़ है उसके अंदर किसान की छवि देखी गई है, या पहाड़ को किसान की भांति या किसान की तरह देखा गया है, आकाश को किसान के सर पे बांधे साफे या पगड़ी की तरह देखा गया है। तो इसको रूपक कहते हैं। तो बच्चे इसी में कंफ्यूजिया आ जाते हैं। मतलब वो एक रूपक याद रखते हैं पहाड़ का और किसान का, दूसरा याद रखते हैं आकाश का और साफे का, तीसरा सूरज चिलम, चौथा पांचवा भूल जाते हैं। पलाश की जंगल, अंगीठी, ये सब चल क्या रहा है, चिलम क्या होता है। और फिर वो 2-3 याद रखते हैं, बाकी याद ही नहीं रख पाते। इसकी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कोई आपको कोर वैल्यू नहीं समझा पाता। सब बताते हैं नहीं, कविता इतनी ही है कि माफ कीजिए, कि ये जो शाम एक किसान है इतनी ही है कि कवि ने चित्रण किया है। जब आप एग्जैक्टली उसी तरीके से देख पाएंगे जिस तरीके से कवि ने देखा है, तभी तो पॉसिबिलिटी है ना कि आप समझोगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इसके कवि है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक स्तंभ माने जाते हैं हिंदी साहित्य में, एक पिलर की तरह है। जब आप 10th स्टैंडर्ड में आएंगे तो इनकी एक और कमाल की रचना आपको पढ़ने के लिए मिलेगी, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, कद क्या है उस लेखक का, उस कवि का, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, जिसकी 2 पंक्तियों ने आपको इतना परेशान करके रखा है। ऐसा नहीं है कि पाठ डिफिकल्ट है, पर भावना मायने रखती है। पॉइंट यहाँ पे ये है बच्चों कि, चलो मैं सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड आइडिया देने के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम किसको इमेजिन कर रहे हैं। उसके बाद मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको बताऊंगा, पर फिलहाल ये समझते हैं। तो बच्चों, थोड़ी देर के लिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बस इतना इमेजिन करो कि मान लो एक किसान है, ठीक है। किसान नहीं है, एक शख्स है समझो, ठीक है। उसको कवि ने किसान के रूप में देखा है, क्योंकि किसानों का जीवन ऐसा ही होता है। आपके लिए फिलहाल ये पॉइंट जो है इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बस इतना समझ लीजिए कि किसान है जो बैठा है अपने घर के बाहर, फॉर श्योर, ठीक है, घर के अंदर नहीं है, घर के बाहर बैठा है। सर्दी की शाम है, ठीक है, सर्दी की शाम है। तो किसान जो है वो अपने घर के बाहर बैठा है, उसके घुटनों पे चादर है। यानी कि इससे आप इस बात को, आप अगर एग्जैक्टली इमेज कंपेयर करेंगे ना, उस इमेज के बारे में सोचेंगे, तो आप आराम से पकड़ पाएंगे। घुटनों पे उसके चादर है, ठीक है। और फिर वो किसान जो है वो गर्मी सेक रहा है, माफ कीजिए, वो अपने हाथ पांव सेक रहा है। कैसे? आग की गर्मी से। अब ये उन दिनों की बात है जब हीटर्स वगैरह नहीं होते थे। ऐसे तो हीटर्स घरों में लगाए जाते हैं, पर आप हीटर सेट्स बाहर भी लेके आके उनसे भी गर्मी सेक सकते हैं। पर पॉइंट यहाँ पे ये है कि उन दिनों आग ही एकमात्र जरिया था गर्मी लेने के लिए या अपने हाथ पांव सेकने के लिए। तो किसान के घुटनों तक चादर है, ठीक है। घुटनों तक चादर है, उसके बाद वो गर्मी सेक रहा है और चिलम खींच रहा है। चिलम यानी कि एक तरीके से वो हुक्का, हुक्का आप समझते हैं ना, या फिर उसको हम पाइप कहते हैं, पाइप स्मोकिंग, है ना। वो जो है वो चिलम खींच रहा है, यानी कि वो हुक्का पी रहा है एक तरीके से, ठीक है, अपने आप को गर्म रखने के लिए। हालांकि ये मैं नहीं जानता किस हद तक सही है, पर इससे आपके अंदर, शरीर के अंदर गर्मी तो बनी रहती है, ऐसा मेरा अनुमान है। मैंने भी कभी पिया नहीं है, किसने पिया है तो जरूर बताना। पॉइंट यहाँ पे ये है बच्चों कि एक किसान है जो अपने घर के बाहर, सर्दी की शाम है ना, सूरज डूबा नहीं है अभी तक, शाम है, रात होने वाली है, शायद वो अपने घर जाएगा फिर सोने के लिए, फिलहाल बाहर बैठा है। घुटनों पे चादर पड़ी हुई है उसकी, और गर्मी सेक रहा है, ठीक है वो।
तो बच्चों इतना ही जो है वो मेन इवेंट है किसान का। अब हम इसको लाइन बाय लाइन देख के समझते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है और कवि जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी उन्होंने किस तरीके से इसको देखा है। देखो, आकाश का साफा बांध करके, यानी कि अब यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है बच्चों, अब मेरी आवाज की ओर ध्यान दीजिए कि कवि ने किसी किसान को नहीं देखा। कवि तो एक प्राकृतिक दृश्य की, एक नेचुरल या एक नेचर के सिनेरियो की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक सीनरी की बात कर रहे हैं जहां पे वो एक पहाड़ को देखते हैं, वो सूरज को देखते हैं, और जो बाकी चीज़ें हैं इस पोयम में कवि उनको देखते हैं। और फिर जो लाइन बाय लाइन जैसा वो इमेजिन करते हैं, जैसे उन्होंने किसान को देखा, माफ कीजिए, पहाड़ को देखा, आकाश को देखा, नदी को देखा, है ना, आगे सूरज को देखा, पलाश के जंगलों को देखा, उसके बाद यानी कि ये एक नेचुरल सीनरी ही है, ठीक है, उसको वो इमेजिन कर रहे हैं। ये सच में कोई किसान नहीं है, जैसा आप अब तक समझ गए होंगे। तो चलिए फटाफट हम इसको और आगे समझते हैं कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता। आकाश का साफा बांधकर, साफा यानी कि पगड़ी, यानी कि आकाश की पगड़ी बांध करके, कि जो पहाड़ है बच्चों उसको तो उन्होंने किसान की तरह दिखाया है, पूरा पहाड़ किसान की तरह है, उसके सर पे आकाश की पगड़ी है। इसका एक और स्पेसिफिक रीजन ये भी है बच्चों कि पहाड़ जो है वो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। कवि जो है पहाड़ के ऊपर नहीं है, याद रखना, कवि दूर से, जैसे कि मैं और आप इस इमेज को कैसे देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं ना, कि हमें पहाड़ दिख रहा है, हमें सूरज दिख रहा है, हमको पास के ये जंगल भी दिख रहे हैं, ठीक है, हमको ये नदी भी दिख रही है और आगे की ये ग्रीनरी भी दिख रही है। तो एक तरह से साइड व्यू से, तो कवि ने भी इसको इसी तरीके से देखा है, इसलिए सीबीएसई ने आपको ये वाली इमेज दी है। हालांकि अगर आप असली रचना पढ़ेंगे तो उसमें कोई इमेज नहीं है सर्वेश्वर जी की, पर ये इमेज दी गई है ताकि आप समझ पाए। तो पॉइंट यहाँ पे ये है बच्चों कि किसान जो है, क्योंकि अगर आप साइड से या दूर से देखते हैं पहाड़ को तो पहाड़ आकाश को छूता हुआ लगता है। पहाड़ तो बड़े बड़े होते हैं, है ना, और इस पहाड़ के आसपास तो नदी भी बह रही है। तो जिन पहाड़ों में नदी होती है या जो नदीधारी पहाड़ होते हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं, वो ज्यादा ऊंचे पर्वत होते हैं। साहित्य के हिसाब से भी वो पहाड़ जो नदियों को धारण करके चलते हैं उनका कद उन बाकी पहाड़ों से बड़ा होता है। कद यानी कि सिर्फ हाइट नहीं, कद यानी कि उनकी रिस्पेक्ट, है ना, एक तरह से उनका सम्मान बाकियों से भी बड़ा होता है। पॉइंट यहाँ पे ये है बच्चों कि ये पहाड़ बड़ा है, आकाश को छू रहा है, तो कवि को ऐसा लगता है कि ये जो आकाश है ना, पहाड़ के ऊपर वाला, वो मान लो उस किसान के सर पे एक पगड़ी बांधी हुई है किसी ने, ठीक है। सूरज की चिलम खींचता। अब बच्चों चिलम जो होता है वो हुक्के को बोलते हैं, ठीक है, एक तरीके से जैसा आप इमेज में देख सकते हैं। अब एग्जैक्टली समझो, सूरज को चिलम की तरह नहीं देखा गया है। पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है बच्चों, प्लीज पढ़िए। सूरज की चिलम खींचता, यानी कि माफ कीजिए, सूरज की चिलम खींचता, ठीक है। तो सूरज को कहाँ देखा गया है सर, देखो चिलम के ऊपर ये एक आग सा, एक आग के गोले जैसा कुछ जलता रहता है, धधकता रहता है, ठीक है, उसमें से धुआं निकलता है, और जब आप इसको खींचते हैं, है ना, तो फिर ये और ज्यादा धुआं बाहर देने लगता है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो चिलम के ऊपर, चिलम क्या है, ये एक लंबा सा जो स्मोकिंग पाइप होता है बेसिकली, ठीक है। तो अब ये चिलम के ऊपर जो आग जल रही है, मैंने इमेज को एडिट करके इस तरीके से लगाया है, उस आग को सूरज की तरह देखा गया है। यानी कि ये जो पाइप है जिससे आप स्मोक कर रहे हैं, स्मोकिंग पाइप या जो हुक्का है, उसको सूरज की तरह नहीं देखा गया है। हुक्के के ऊपर ये जो जल रहा है ना, जहां से धुआं निकल रहा है, इसको देखा गया है सूरज की तरह, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे सूरज की इमेज लगाई है कि कुछ तो जल सा रहा है। और आपको पता होगा बच्चों कि शाम को जब सूरज डूबता है तो वो येलो कलर का नहीं होता। ये मैंने तो इमेज आपको दिखाने के लिए येलो कलर की डाल दी है, पर सूरज जो है वो ऑरेंजिश कलर का हो जाता है ना, उसका रंग जो है वो बदल जाता है। तो वो कुछ कुछ आग से मैच भी करता है। आग जो होती है वो कुछ ऑरेंज कलर की, कुछ येलो कलर की जलती है, और जो शाम का सूरज है वो भी कुछ कुछ उसी कलर का हो जाता है। तो हुक्के पे जो आग जल रही है, ठीक है, उसको सूरज की तरह देखा गया है। सूरज की चिलम खींचता है वो, है ना, कि सूरज से जो किरणें आ रही है उसको एक तरीके से आप मान सकते हैं कि जो डंडा है स्मोकिंग पाइप का, उसकी तरह देखा गया। और किसान जो है वो सूरज की, यानी कि ये जो चिलम की अग्नि के समान सूरज को देखा गया है। किसान जो है वो सूरज की चिलम खींच रहा है, ठीक है। बैठा है पहाड़
घुटनों पर बैठा है पहाड़, यानी कि सिंपल सी बात है, बैठा है किसान। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, कि जो नदी है उसका चित्रण किया गया है चादर सा, कि कोई चादर है नदी के रंग की, है ना, ब्लूइश कलर की, जो उसके घुटनों पे पड़ी हुई है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगलों की अंगीठी, है ना, पास ही दहक रही है यानी कि जलना, आप भी समझ गए होंगे वर्ड से। पलाश के जंगल की अंगीठी, ठीक है। पहले बच्चों आपको ये समझना होगा कि हम पलाश किसको कहते हैं। पलाश जो है बच्चों एक पेड़ होता है जिसपे लाल लाल फूल होते हैं, जैसा आप इमेज में देख करके समझ सकते हैं। ये जगह लाल फूल ही लगते हैं। तो जब आप दूर से देखते हैं कि ये जो पहाड़ है, इसके सामने जो है पलाश का जंगल है, बहुत सारे पलाश का पेड़, बहुत सारे पलाश के पेड़ हैं, और सब में लाल 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 फूल जो है वो अब लगे हुए हैं। तो दूर से ऐसा लगता है मानो ये जलती हुई अंगीठी की तरह है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले आपको समझना होगा कि अंगीठी क्या होता है। बच्चों, अंगीठी जो होती है वो एक तरीके से ऐसा दिखता है कुछ, ठीक है ना। अंगीठी जो है वो, उसमें आप कोयला जलाते हैं, या उसको इंग्लिश में ब्रेजियर कहा जाता है, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि अंगीठी जो है उसका आइडिया ये होता है कि उसके ऊपर आप खाना बना सकते हैं, या फिर उसमें आप कुछ जलाते हैं, ठीक है। जलाने के लिए ये जो एक नीचे ढक्कन दी होती है, एक जगह दिया होता है। अंगीठी कई तरह की होती है, ये थोड़ा मॉडर्न है, ये थोड़ा पुराना एक खंडर टाइप है। तो इमेज से आपको आइडिया ये लेना है कि अंगीठी क्या होता है। एक बर्तन की तरह है, आप ऐसा समझ सकते हैं, जिसके अंदर आप खाना नहीं पकाते, उसके अंदर आप कोई चीज जलाते हैं। चाहे आप कोयला जलाए बच्चों, या फिर चाहे आप लकड़ियां जलाए, है ना, आम की या बाकी पेड़ों की आप लकड़ियां जलाए, या फिर आप मिट्टी का तेल डाल के कुछ सूखी पत्तों को ही जला दे। मतलब मिट्टी के तेल डालने की तो जरूरत नहीं है, पर आप कुछ भी जलाइए, ठीक है, उसको हम अंगीठी बोलते हैं। तो एक तरीके से ये गैस स्टोव की तरह है। जैसे गैस स्टोव के ऊपर आप चीज़ें पकाते हैं, पर गैस स्टोव में नहीं पकाते हैं, गैस स्टोव पे पकाते हैं। उसी तरह से अंगीठी के अंदर आप डाल के कुछ पका नहीं सकते। अंगीठी के अंदर तो जलने वाली चीज़ है, कोई कोयला है या फिर कोई लकड़ी है। अंगीठी के ऊपर आप वो सामान रखते हैं जो आपको पकाना है। तो अंगीठी इज लाइक पुराना गैस स्टोव एक तरीके से, ठीक है। तो अब अंगीठी की तरह पलाश के जंगलों को क्यों देखा गया है। बच्चों, अगर आप पेड़ को देखेंगे तो पेड़ कैसा होता है। एक पेड़ होता है जिसमें तने होते हैं, आराम से समझिए। पलाश के जंगल की तरह अंगीठी को इसलिए देखा गया है क्योंकि जो पलाश के फूल है वो, आप ये सेकंड वाली इमेज से बेहतर समझ पाएंगे, वो ऊपर आते हैं, ठीक है, पत्तों के ऊपर आते हैं। लेकिन पत्तों के नीचे का क्या बच्चों। पत्तों के नीचे क्या है। पत्तों के नीचे पेड़ का तना है ना, ट्री की ट्रंक है। ट्रंक है ट्री की। पत्तों के नीचे डालियां हैं। डालियों के नीचे वो बड़ा सा ट्रंक है जो तना है पेड़ का। उसके नीचे मिट्टी है। मिट्टी के नीचे पेड़ की जड़ है या रूट है ना। पत्ते जो हैं वो डालियों पे नहीं आते ना। डालियों पे जो पत्ते हैं बच्चों, उन पत्तों के ऊपर ये जो है फूल जो है वो आते हैं। मैंने गलत बोला, पत्ते जो हैं वो तो डालियों पे आते हैं, पर हम फूल की बात कर रहे हैं बच्चों। जो फूल है पलाश के लाल लाल, वो तो पत्तों के ऊपर ही आते हैं बच्चों, है ना। और पत्ते कहाँ लगते हैं, पेड़ की डालियों के ऊपर। यानी कि पॉइंट आपको जो यहाँ पे पकड़ने वाला है वो पॉइंट ये है कि जैसे पेड़ के ऊपर लाल लाल फूल आते हैं, है ना, उसी तरीके से अंगीठी के ऊपर लाल लाल आग जलती है ना। अंगीठी के अंदर की आग लोगों को दिखाई नहीं देती क्योंकि चारों तरफ से अंगीठी जो है वो बंद होती है, और ये जो ढक्कन या जो एक छोटा सा स्पेस दिया होता है अंदर कोई जलाने वाला सामान, जैसे कोई लकड़ी या कोयला डालने के लिए, उसको भी आप बंद कर सकते हैं। इस इमेज में बंद नहीं किया गया, ये एक अलग टाइप की अंगीठी है। पर यूजुअली लोगों को सिर्फ ऊपर की आग दहकती हुई सी दिखाई देती है। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि इतना जो हिस्सा है जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये पेड़ का ट्रंक है, ट्री का ट्रंक है, पेड़ का तना वगैरह है, ठीक है। इसके ऊपर का हिस्सा जो है खाली ये जलता है, इसलिए इसको एक पलाश के पेड़ की तरह देखा गया है। पर यहाँ पे आपको इस तरीके से इसको देखना है कि पलाश के जंगल, यानी कि एक पेड़ नहीं है बच्चों, बहुत सारे पेड़ है, इसलिए वो जलती हुई अंगीठी जैसा लगाया गया है कि बहुत सारे पेड़ हैं मानो, और सबके ऊपर लाल लाल फूल खिले हैं। और उन लाल लाल फूलों को देख करके कवि ऐसा कल्पना कर रहे हैं कि मानो
अंगीठी जल रही है, और अंगीठी के ऊपर आप सिर्फ खाना नहीं बनाते, उसका इस्तेमाल करके आप अपने हाथ पांव सेकते हैं आग की गर्मी से भी। तो कवि जो है वो यही सोचते हैं कि ये जो चित्रण है ये यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब इस पोयम को आगे जो है और आराम से और अच्छे से समझते हैं बच्चों। ठीक है, सॉरी, अरे बदल जाए यार। तो बच्चों हमने समझ कहाँ तक लिया? आकाश का साफा बांधकर, आकाश जो है वो पगड़ी की तरह है, पहाड़ जो है किसान की तरह है, सूरज की चिलम खींचता है ना। सूरज जो है वो चिलम नहीं है, सूरज चिलम के ऊपर जलती हुई अग्नि है ना। जैसे यहाँ पे जो अग्नि जलती है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने किसी को कभी पाइप स्मोक करते हुए देखा होगा या हुक्का पीते हुए देखा होगा, तो जब ये हुक्का पीते हैं तो इसके ऊपर जो है ऑरेंज ऑरेंज कलर की आग जो है जल्दी रहती है। बिल्कुल ऐसा है जैसे अगर आप एक सिगरेट, कुछ लोग पीते हैं, अगर ऐसे तो ये बहुत बुरी बात है, पर अगर किसी फिल्म वगैरह में भी आपने देखा होगा तो सिगरेट का जो एकदम बाहरी पोर्शन है, सिगरेट में दो एंड होते हैं। एक एंड जो है, अभी मैं पीना नहीं सिखा रहा, ठीक है एक एंड मुंह के अंदर होता है, दूसरा एंड जो है वो बाहर होता है, ठीक है, जिसमें से जो मतलब ऑरेंज ऑरेंज जहाँ पे आप आग जलाते हैं। तो उसी तरीके से हुक्का जो है उसमें भी जो एक हिस्सा जहाँ आग जलती है, यहाँ पे सूरज है एक तरीके से, ठीक है, जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं। पर ये शाम का सूरज है तो ये ऑरेंज कलर का है। मेरे से इमेज डालने में गलती हुई है बच्चों, तो मैंने येलो डाल दी है। तो सूरज जो है चिलम की अग्नि की तरह है। चिलम यानी कि हुक्का, हुक्के की अग्नि की तरह है, ठीक है, जो उसके मुंह पर जलती रहती है थोड़ी 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 थोड़ी, और उसी से लोग या उसको खींचते हैं। उसके बाद घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल में अंगीठी, ये आपको बताया। अब आगे देखते हैं। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अब आपको एक चीज समझनी होगी ठीक से, वो ये कि अभी सूर्य जो है वो डूब रहा है, ठीक है, धीरे धीरे धीरे। सूरज डूबता पश्चिम दिशा में है और उगता पूर्व से है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि अब सूरज पश्चिम दिशा में पूरी तरीके से आ चुका है, तो पूर्व दिशा में धीरे 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 अंधकार जो है वो फैलने लगा है, ठीक है। अंधकार दूर पूर्व में है, सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। कि पूर्व में पूरी अंधकार जो है वो हो चुका है, पर पश्चिम दिशा में अभी भी रोशनी बची है, क्योंकि सूरज जो है वो अभी भी डूब रहा है, पूरी तरह से डूबा नहीं है। तो क्योंकि सूरज जिस दिशा में है, पश्चिम दिशा में डूबेगा, तो वहां थोड़ा बहुत रोशनी तो है, पर पीछे की तरफ यानी कि उसकी ऑपोजिट पूर्व दिशा में अंधकार फैला है, जैसे मानो भेड़ जो है वो बैठे हुए हैं भेड़ के गल्ले सा, है ना। अब आपको ये बात जो यहाँ पे समझनी है वो ये है कि बच्चों ठंडी का मौसम है, तो ठंडी के मौसम में भेड़ भी जो है वो सिमट करके बैठते हैं, यानी कि एक दूसरे में चिपक करके सट करके बैठते हैं या खड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बैठने का चित्रण करना है, ठीक है, कि सभी भेड़ जो है एक दूसरे से चिपक करके बैठे हुए हैं, ठीक है। और इसको कवि ने अंधकार की तरह देखा है कि भेड़ों का जो झुंड है वो मानो बैठा है सिमट कर या सिमट कर बैठा है। गल्ला शब्द का प्रयोग किया गया है ना। गल्ले का मतलब झुंडी होता है, सिमट कर यानी कि सब एक दूसरे के पास चिपक करके बैठे हैं, ताकि एक दूसरे के शरीर की गर्मी भी उनको मिले, है ना। और जो ये है कि क्योंकि बहुत सारे भेड़ अगर एक साथ बैठते हैं ना बच्चों, अभी तो आपको लग रहा होगा सर ये वाइट कलर के, कोई ब्लैक ब्लैक कलर के सर है कुछ के, मतलब वाइटिश कलर के तो सारे भेड़ दिख रहे हैं बच्चों। इन्हें अंधकार में जब आप देखेंगे, जिनको नहीं पता मैं आपको बताता हूँ, कि अगर आपने कभी शीप अपनी लाइफ में सच में देखा होगा, तो उसका जो वूल होता है या जो रेशे होते हैं ना उसकी चमड़ी के ऊपर, वो बड़े कमाल के होते हैं। वो कोई पेंट नहीं है कि वो हर जगह एक ही जैसा दिखेगा, नहीं 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 नहीं, आप इस बात को समझिए। जैसे बच्चों आम का पत्ता जो होता है वो सूरज की रोशनी में डार्क ग्रीन कलर का दिखता है, पर अगर आप वही अंधेरे में या रात में कभी किसी आम के पेड़ को देखेंगे तो वो काला दिखेगा, है ना। अब लोग सोचेंगे सर ये तो कॉमन सा है, ये तो ऐसा कभी कभी धोखा हो जाता है। नहीं नहीं, ना 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 ना। अगर आप नीम के पेड़ को देखेंगे या अगर आप बरगद के पत्तों को देखेंगे, ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। थोड़ा बहुत तो होता ही है कि हाँ कोई डार्क ग्रीन कलर की चीज़ है तो रात में काली काली सी दिख सकती है, पर अगर आप आम के पत्तों को दिन में भी बारीकी से देखेंगे ना, तो उसके ऊपर एक चमकता सा एक कोटिंग होती है, ठीक है। उस कोटिंग की पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये इसकी विशेषता है।
उसी तरीके से जो भेड़ जो है उनके चमड़े पे जो वूल होता है ना, जो ऊन जो होता है उनके ऊपर, उनकी भी ये विशेषता होती है कि वो अलग अलग रंग की तरह आपको दिखाई दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऊन अगर वाइट कलर का है तो आपको हर समय वो वाइट कलर का ही दिखाई देगा। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, आपको बस इतना समझना है बच्चों कि पूर्व दिशा में जो अंधेरा है वो भेड़ों की गल्ले जैसा है। गल्ले यानी कि झुंड की तरह की भेड़ जो है वो जो सब एक साथ चिपक करके खड़े हैं या बैठे हैं, उनकी तरह जो है वो लग रहा है। क्यों उन्हीं की तरह सर, क्यों लग रहा है? इसीलिए क्योंकि भेड़ जो है वो सब चिपक के बैठे हैं। तो भेड़ चिपक के बैठे हैं तो इन ये पूरा एरिया जो है वो एक ही कलर का दिखाई दे रहा है। और वो कलर कैसा है? वो अंधकार का कलर है। कवि को वैसा लग रहा है, ठीक है। अब आगे क्या होता है? अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी। अब एक मोर जो है वो अचानक बोलता है, मोर की आवाज जो है वो कवि को आती है। तो कवि ऐसा सोचते हैं कि कोई मोर जो है, यानी कि हो सकता है कि वो किसान की वाइफ हो, या कोई तो है, वो किसान की वाइफ है या कोई और है, ये कोई नहीं जानता। कुछ जगह पे एक्सप्लेनेशंस में आपको ऐसा मिलेगा कि जो मोर है उसको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या कविता के कवि ने किसान की वाइफ की तरह देखा है। पर ये सही नहीं है, क्योंकि फिर मोरनी लिख सकते थे, मोर लिखने की क्या ज़रूरत है? आप बस इतना समझ लीजिए कि एक शख्स ने, मतलब मोर ने आवाज़ दी, ठीक है। मोर जो है यूजुअली हर चिड़िया बोलती है, हर जानवर बोलते हैं। बोलने का मतलब उनकी जो एक आवाज़ होती है वो उसी को बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी। तो ऐसा अब कभी सोचते हैं कि मानो अचानक किसी ने उस किसान को आवाज़ दी, किसी को कुछ काम होगा किसान से। तो अरे सुनते हो, ऐसा मानो आवाज़ दी। चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अब अंतिम की चार लाइन समझिए। पहले तो तीन आप समझ गए, किसी ने आवाज दी, सुनते हो। बाकी क्या? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अब ये जो अब ये जो लास्ट की चार लाइनें, ये बहुत जल्दी इवेंट है। अब तक पहला जो स्टैंजा था जो हमने देखा था बच्चों, है ना, कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता, ये जो पहला स्टैंजा था, इसमें हमने चीज़ों को बारीकी से धीरे धीरे समझा। इसका फ्लो थोड़ा जो है स्लो था, है ना, कि हाँ ये इसके जैसा है। ये मैं अपने पढ़ाने की फ्लो की बात नहीं कर रहा बच्चों, कि इवेंट जो है वो थोड़े धीरे धीरे बीत रहे थे, है ना। नदी धीरे धीरे बह रही थी, भेड़ों का झुंड जो है धीरे धीरे सिमट रहा था, मतलब किसान जो है वो सूरज का हुक्का पी रहा था। पर ये जो लास्ट की चार लाइनें हैं, ये बहुत फटाफट हो जाता है, ठीक है। चिलम औंधी, अब क्या है कि एकदम से किसान ने किसी को, माफ कीजिए, किसान को किसी ने बुलाया। चिलम औंधी का मतलब होता है चिलम बुझ गई, यानी कि जो हुक्का पी रहा था किसान, जो पाइप स्मोक कर रहा था, वो बुझ गई एकदम से। अब बच्चों मैं चाहता हूँ आप इसको रियल लाइफ करके देखो। मानो सच में कोई शख्स जो है वो हुक्का पी रहा है या फिर चिलम खींच रहा है, ठीक है। चिलम के ऊपर जलती हुई अग्नि, ऑरेंज ऑरेंज कलर की जो आग है वो सूरज की तरह है। एकदम से किसी ने उसको आवाज़ दी तो हुक्का अपने मुंह से निकाल देगा। किसी ने आवाज़ दी है, वो उस दिशा में मुड़ जाएगा, शायद उठ के चला भी जाएगा, तो वो उस दिशा से हट जाएगा। अब आपको चिलम के बारे में ये पता होना चाहिए। मैं सिगरेट का तो नहीं बता सकता, मैंने कभी पी नहीं है। पर अगर आप पढ़ेंगे बाकी कवि की रचनाओं में, तो या कविता या लेखकों की रचनाओं में, तो जो चिलम या जो पाइप होता है, जब आप उससे मतलब जब आप उसमें से फूंक खींचते हो, तब जो है उसके ऊपर से चिंगारियां निकलने लगती है, ठीक है। द मोमेंट आप छोड़ दोगे खींचना, चिंगारियां जो है वो भी धीरे धीरे बुझने लगती है। तो अब एकदम से किसी ने उसको बुलाया तो फिर वो चिलम जो है साइड में रख देता है, तो चिलम बुझ जाती है, ठीक है। क्योंकि चिलम जो है, जब तक आप उसको खींचते रहेंगे, आग उसमें धधकती रहेगी और आपको धुआं जो है उसका गर्म धुआं वो मिलता रहेगा। तो पॉइंट यहाँ पे ये है बच्चों, कि जैसे ही उसको बुलाया जाता है किसान को, वो अपनी चिलम साइड में रख देता है। चिलम औंधी, चिलम बुझ जाती है, बुझ जाती है इन द सेंस मतलब वो साइड में रख देता है, तो अब वो फ्रेम में ही नहीं है, और अब उसमें से धधकती हुई जो है चिंगारियां जो है वो नहीं निकल रही। तो चिलम को साइड में रख देता है और जिसने बुलाया उसकी ओर चले जाता है। धुआं उठा, अब जो है जो चिलम जो है वो बुझ गई। तो हाँ, अब इस केस के लिए इमेज परफेक्ट है कि चिलम बुझ गई, तो अब जो है धुआं जो है वो धीरे धीरे निकलने लगा, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं। अब इस धुएं को आप अंधकार की तरह देखिए, कि बच्चों अंधकार जो है वो
उसको छाने में बहुत कम टाइम लगता है। कभी आपने अगर वाकई में सनसेट देखा होगा तो सूरज डूबते ही बड़ी जल्दी अंधकार छा जाता है, पर फिर भी थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो जैसे धुआं उठता है, पहले थोड़ा सा होगा, माफ कीजिए, पहले थोड़ा सा होगा, फिर तेज 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 करके धुआं जो है वो बहुत तेजी से उठने लगता है। तो धुएं को अंधकार की तरह देखा गया है कि जब कवि यहाँ पे ये कहते हैं कि धुआं उठा, यानी कि अंधकार जो है वो धीरे 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 गहरा होने लगता है, ठीक है। और फिर एक टाइम आता है जब पूरी तरीके से अंधकार गहरा हो जाता है, जब पूरी तरीके से अंधकार छा जाता है। कब? जब सूरज डूब जाता है और अंधेरा छा गया। तो बच्चों ये है कविता, ठीक है। इसमें रूपक का प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया है देख लेते हैं। पहाड़ यानी कि किसान, आकाश साफा, नदी चादर, पलाश के पेड़, जलती अंगीठी, अंधकार भेड़ों का झुंड और डूबता सूरज चिलम। शब्दार्थ आप देख सकते हैं। दहकना यानी कि जलना, जैसा मैंने बताया था। औंधी यानी कि उल्टा होना, ठीक है। चिलम औंधी यानी कि चिलम बुझ गई या चिलम का उल्टा हो जाना। चिलम का उल्टा हो जाने से आप बेहतर समझ पाएंगे, ठीक है। औंधी यानी कि जैसे मैं आपको स्टैंजा दिखा देता हूँ, देखो। सुनते हो, चिलम औंधी, चिलम उल्टी हो गई, यानी कि अब मैंने आपको बताया वो पाइप स्मोक कर रहा है, किसी ने बुलाया तो फिर वो पाइप तो नीचे रख देगा ना, या अपने मुंह से निकाल के साइड में कर देगा, और तभी तो वो अपना मुंह मोड़ के देखेगा उस दिशा में कि भाई किसने बुलाया है। तो चिलम जो है वो उलट जाएगी, क्योंकि जब आप हुक्के को पीते हैं तो फिर जो ये जो होता है ना, कि इसका जो मुंह होता है ऊपर वाला जिससे धुआं निकल रहा है, जहां आग जल रही है, वो ऊपर की तरफ होता है। पर जैसे आप इसको साइड में रख देंगे, ये जो है उल्टी हो जाएगी, यानी कि एक तरीके से आपको ऐसा लगेगा कि अब सूरज जो है वो नहीं रहा। तो इसलिए कहा गया है कि चिलम औंधी। फिर और कठिन शब्द क्या थे? गल्ला यानी कि समूह या झुंड, है ना। और जो भी इसमें सा से सी का प्रयोग जो है वो आपको पता होना चाहिए। सा से सी का प्रयोग जो है ये शब्दार्थ में नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे हम सा शब्द का प्रयोग करते हैं ना, कि सा समिति, से सरती, है ना। पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप बस इन चार शब्दों को देखिए। दहक, साफा, औंधी, गल्ला। विकासात्मक प्रश्न, कुछ प्रश्न जो है जो आपको पता होने चाहिए, जैसे शाम शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा, इनमें से एक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में भी है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में भी आते हैं, जब वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी पूछ लेते हैं कई बार, जो चैप्टर में डायरेक्टली मेंशन नहीं है। जैसे शाम के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं बच्चों? आप संध्या कह सकते हैं, ठीक है। संध्या एक उत्तम पर्यायवाची शब्द है शाम के लिए। और चिलम क्या होती है? हुक्का, हुक्का मेरे ख्याल से बेटर वर्ड है, हुक्का होती है। पलाश के फूल कैसे होते हैं? अब आप इमेज भी देख ही सकते हैं, मैंने दिखाया तो था, लाल लाल होते हैं पलाश के फूल जो है, लाल लाल होते हैं। तो बच्चों ये थी कविता शाम एक किसान। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई हो। आपके समय के लिए शुक्रिया, और मैं चाहूँगा अगर आपको इस वीडियो में जो एफर्ट डाला है वो थोड़ा भी पसंद आया हो, तो लोगों के लिए, ताकि लोग भी जान पाए कि हाँ यार सच में अच्छा हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाकी आप जैसा ठीक समझे। खुश रहो बच्चों।